नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सिरसा समेत हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत होगी। आगे उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में खूब विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों की बदौलत ही बीजेपी एक बार फिर से जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करेगी। प्रदेश सरकार ने भी हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता कांग्रेस से दुखी थे वो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं चलाई। बीजेपी में गरीबों सहित अनेक वर्गों के हितों के लिए योजनाएं बनती है। अभी भी सुबह 8 बजे से कई जगह लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का मौका मिला है। जो उत्साह मुझे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, आम लोगों में जो जोश है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और उन नीतियों के कारण जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहली बार गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से जो कदम उठाए हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव को दिखाई देता है। और मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर, हरियाणा के लोगों के बिहाफ के ऊपर जो लोगों का जोश नजर आ रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए, उनकी मजबूती के, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है, किसानों की मजबूती के लिए काम किया। रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने नमक्कल में रोड शो किया। पार्टी के उम्मीदवार केपी रामलिंगम के लिए उन्होंने प्रचार किया। इसके बाद सिंह तिरुवर सीट पर पार्टी के उम्मीदवार एसजीएम रमेश के लिए प्रचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान 3 तलाक को लेकर कहा कि वो किसी भी धर्म को मानने वाली महिला पर अत्याचार नहीं होने देंगे। उन्होंने सीएए को लेकर कहा कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस अपने अपने परिवारों के लिए काम कर रही है, जबकि पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। संजय निरुपम ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम के शिवसेना उम्मीदवार खिचड़ी चोर को ईडी ने बुलाया है। खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खिचड़ी चोर का असली मास्टरमाइंड कोई दूसरा व्यक्ति है। निरुपम ने आगे कहा कि मुझे दुख है, मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। संजय राउत खिचड़ी घोटाले का असली मास्टरमाइंड है। संजय राउत ने अपनी बेटी के नाम पर रिश्वत ली है। मैं ये कह रही थी, सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ का की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है। संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं, उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। तो ये सारा का सारा घोटाला संजय राउत ने किया है। 1 करोड़ संजय राउत ने दलाली के तौर पे ली है और 200 ग्राम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है। और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अपने परिवार के पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, बड़ा हमला है, बड़े आरोप है, साफ तौर पर खिचड़ी चोर कहा है संजय राउत को संजय निरुपम ने। पूरा मामला जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है इस सीट पर दावा कर रही थी जहां से उद्धव ठाकरे ने बगैर सहमति के ही उम्मीदवार उतारे और उसके बाद से संजय निरुपम पूरी तरह से आक्रामक हुए और आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाला गया और कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा भी दिया। जिस तरीके से कल उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि एक बड़ा धमाका करेंगे, तो धमाका उनका आज यही था कि उन्होंने सीधा सीधा जो अमूल कीर्तिकर जिन्हें आज ईडी पूछताछ के लिए बुलाई थी, उन्हें खिचड़ी चोर का आरोप लगाते हुए मुख्य सोता के रूप में जो है संजय राउत को उन्होंने दिखाया है। उनके भाई और उनके बेटी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की बात कही और सबसे बड़ी बात उसमें कि जो सह्याद्री रेफरेंसमेंट जो कंपनी है इस कंपनी से गई थी और इस कंपनी को लॉकडाउन के दरमियान महानगर पालिका द्वारा खिचड़ी बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कह सकते हैं खाना फूड बांटने का ठेका दिया गया था। उस ठेके में जो 300 ग्राम का पैकेट था उसमें महज 100 ग्राम के पैकेट बना के दिए गए थे और 200 ग्राम पर पैकेट पीछे चुराए गए थे। इस तरीके के आरोप जो है आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम ने लगाया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच होती है तो क्या आंच संजय राउत तक पहुंचती है। जी मुरारी, एक तरफ संजय निरुपम संजय राउत को दोस्त कह रहे हैं और दूसरी तरफ खिचड़ी चोर कह दिया है। उनकी बेटी उनके भाई के खाते में पैसे गए हैं, ऐसे बड़े आरोप भी उनके ऊपर लगा दिए गए हैं। अब इन सब का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा क्या अपने विपक्ष को घेरेगी? विपक्ष आपस में ही एक दूसरे को घेर कर एक दूसरे को नीचा गिराने पर लगा हुआ है। कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से संजय निरुपम के बयान आए और उनके बयान से पहले जिस तरीके से उन्होंने सहानुभूति दिखाई, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संजय राउत की बेटी मेरी बेटी के जैसी है, इस केस में उसका नाम सामने आ रहा है, उसे पता भी नहीं होगा कि क्या उस कंपनी के मालिक या कंपनी को जानती है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने जांच की बात कही है। देखना होगा कि इस बयान के बाद संजय राउत का क्या रिएक्शन आता है और इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से भी क्या कोई सफाई आती है। जी मुरारी, आप बने रहे हमारे साथ और जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ईडी ने उद्धव गुट के नेता और मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को पेश होने का समन भेजा है। बता दें कि शिवसेना ने 27 मार्च को अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया था। नाम फाइनल होने के घंटे भर बाद ही ईडी ने समन भेजा था। इसके बाद उन्हें 29 मार्च को दूसरा समन मिला और खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मुरारी के पास चलेंगे। मुरारी, 1 घंटे बाद ही नामांकन उन्होंने दर्ज किया, लोकसभा प्रत्याशी उन्हें घोषित किया गया और उसके ठीक 1 घंटे बाद ईडी का समन उनको मिल गया। लगातार भाजपा पर जिस तरह के आरोप लगते आए हैं कि ईडी को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये तमाम चीजें उस ओर इशारा करती हैं? देखिए, ये तो पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर सच्चाई क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर का नाम उत्तर दक्षिण मध्य मुंबई से उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया, उसके 2 दिन के बाद ही नोटिस आती है और उस नोटिस पर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में आज जो पूछताछ के लिए पहुंचे थे वहां पर जिस तरीके से समर्थन था, अमोल कीर्तिकर ने मीडिया से बात करते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान मुझे इस केस में बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, साल से 1.5 साल कह सकते हैं कि धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर गया है। लेकिन जब नामांकन की बात आती है, चुनाव प्रचार की बात आती है, उस दरमियान में ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। मैं पूछताछ के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए हैं, क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाँ, लॉकडाउन के दरमियान पैसे की जरूरत पड़ी है, पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम ऐसे जगह पर फ्रूट के लिए और खिचड़ी के लिए पैसों का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट से हुआ है। बहरहाल ईडी के सामने उन्होंने क्या कुछ अपना बयान रखा, उसे लेकर ईडी के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के दरमियान इस तरीके की जो पूछताछ चल रही है उस पे विपक्ष की तरफ से आवाज जरूर उठाए जा रहे हैं। जी मुरारी, एक तरफ जहां दिल्ली में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ईडी की रडार पर किस तरह से है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या वैसा ही प्रकरण जिस तरह से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हो रहा है, क्या वैसा ही प्रकरण हमें महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले को लेकर देखने को मिल सकता है? क्या शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा सकती हैं? जी
जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही हमने संजय निरुपम के बयान सुने हैं और संजय निरुपम जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि इस पूरे खिचड़ी चोर के मास्टरमाइंड संजय राउत है, तो सीधी सी बात है कि उद्धव गुट की यहाँ पर मुश्किलें जरूर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर इस मामले में जांच होती है और जो संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं कि खिचड़ी मामले में 1 करोड़ रुपए जो है उनके बेटी और भाई के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, अगर इन पैसों को लेकर जांच होती है और जांच सही साबित होती है तो उसमें जरूर कह सकते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट की कहानी ही आम पार्टी की कहानी जैसी एक कहते हैं कि दूसरी कहानी के रूप में देखने को मिल सकती है। जी, तमाम जानकारियों के लिए मुरारी आपका बहुत शुक्रिया। तो उद्धव गुट की शिवसेना लगातार मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। खिचड़ी घोटाले को लेकर और क्या कुछ खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा रैली में कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालना। उन्होंने कहा कि पूरे देश को जेल में डालो, हम आपसे नहीं डरते। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में तृणमूल सरकार ही रहेगी, लेकिन इसके बावजूद हम इस तरह की धमकियां आपको नहीं दे रहे हैं। वहीं उन्होंने एनआईए पर तंज कसते हुए कहा कि आप बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए बगैर भूपति नगर में छापेमारी करने गए थे, जो कि गलत है। बता दें कि बांकुड़ा में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान पारंपरिक ढोल बजाया और पारंपरिक नृत्य भी किया गया। अरे बतारे पीरी तेरे फूल। एमपी के इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कथावाचक पंडित कमल किशोर नागर से आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पहले खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा, कांग्रेस को पता नहीं था कि खजुराहो में उनकी निश्चित हार है। अब मंडला में उनके प्रत्याशी का न फोटो न लगाकर भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। कांग्रेस गंभीरता से अगले चुनाव की तैयारी करे। इसने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी। पहले उनने खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा, कांग्रेस ने समाजवादी मिली भगत से कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है, और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहा है, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है, वो अपने आप को गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करें। इंदौर के एमओजी लाइन में नगर निगम, जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग सुबह से ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में लगी थी, लेकिन रहवासियों के हंगामे के बाद दोपहर में कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया और 8 दिनों का वक्त दिया गया है। दरअसल सालों से रह रहे पूर्व सैनिकों के परिवार के मकान हटाने के लिए 3 विभागों की टीम पहुंची थी, जिसमें रहवासियों का आरोप था कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियां यहाँ रही है, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। जिनके पास भूमि स्वामित्व के कोई रिकॉर्ड्स या दस्तावेज नहीं है, पिछली बार जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था, ये डिसाइड हुआ कि हाई कोर्ट माननीय न्यायालय जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि कोई भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं है और लॉफुल तरीके से जो नियम है उसके हिसाब से बेदखली की जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी और आरएलडी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। जाट लैंड एनडीए में आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद एनडीए मजबूत हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ जयंत चौधरी का संयुक्त अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब दिखाई देने लगा है। 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान और भाजपा के साथ आरएलडी के संयुक्त अभियान सहित विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बात की जाए अगर जो यूपी की, तो प्रथम चरण के चुनाव के लिए बीजेपी हो या सहयोगी पार्टी आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, चाहे बीजेपी हो
या फिर आरएलडी हो, एनडीए के घटक दल के सभी नेता इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंप किए हुए हैं। माना जाता था कि एनडीए के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड एक कमज़ोर पक्ष था, लेकिन जब से आरएलडी का साथ मिला है वो कमज़ोर पहलू कहीं ना कहीं और मजबूत होता जा रहा है। ठीक बात कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चक्र की जो वोटिंग होने जा रही है 19 अप्रैल को, तो जिस प्रकार का चुनाव ने गति पकड़ा है उसमें एनडीए बहुत आगे निकल चुका है और सब लोगों का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार है एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले दौर का चुनाव, और हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी सीटों पर हमारी विजयश्री प्राप्त हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चौधरी अजीत जयंत चौधरी जी और अन्य सारे विधायक कार्यकर्ता सब लोग पूरी ताकत लगा करके जुटे हुए हैं। कल से मेरा भी कार्यक्रम है बागपत के क्षेत्र में और 15 तारीख तक मैं भी उन इलाकों में विभिन्न गांवों में, कस्बों में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तो जो एक मोर्चा बना है और आरएलडी के जुटने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में सारा किसान, नौजवान सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में जुटा हुआ है। सर, देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, एनडीए के घटक दल के रूप में वो शामिल होकर के आए हैं जयंत जी, और जैसे जयंत चौधरी लगातार वहाँ जाटलैंड को माना जाता है फिक्स वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जाटलैंड को मथ रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधी दल जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो उनके प्रत्याशी हैं, घोषित प्रत्याशी लगातार बदले जा रहे हैं। क्या माना जाए, ये डर है, फोबिया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, एक प्रकार से वो भयभीत हैं और उनको हारने की आशंकाएं सता रही हैं, इसीलिए बार बार दांव लगा रहे हैं। तो एक उनका डर दिखाई दे रहा है और कन्फ्यूजन के शिकार हैं। अन्यथा बार बार उम्मीदवार बदलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए वो घबराहट में इस तरह के निर्णय ले रहे हैं कि कैसे हम इनका मुकाबला करें। हालांकि मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और जो रणनीति है इंडिया की वो सफल सिद्ध हो रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रचार प्रसार तेज कर दी है। लखनऊ में अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दी, जो पिछले दिनों दिल्ली में जारी किया गया था। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए जो महत्व है उसके 5 आधार स्तंभ हैं। इस घोषणा पत्र के साथ साथ एक न्याय पत्र के रूप में पेश किया गया है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला घोषणा पत्र है जो जनता के द्वारा जनता की मांग पर जनता के बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा करने के दौरान जनता से अपेक्षित है। हमारे गारंटी कार्ड में देश के लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया गया है। मैनिफेस्टो की ये प्रमुख गारंटी है। किसान न्याय के लिए पिछले दिनों किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए भी विशेष लाभ की बात कही गई है। इस प्रकार का भ्रम न फैलाएं, ना ही कहीं पर किसी प्रकार के प्रत्याशी के बदलने की चर्चा है और न संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने और केंद्रीय चुनाव समिति ने बहुत ही जांच परख कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सभी उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ, पूरे संगठन के सहयोग से और हमारे सहयोगी दलों की मदद से और बेहतर समन्वय के साथ में बहुत अच्छा चुनाव नियंत्रण कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनावी रणनीति में बेहतर सहयोग के साथ और बेहतर रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परास्त कर उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। बिहार में लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पहले की सरकार पर हमला किया और कहा कि डर के कारण पहले रात में सड़क पर कोई निकल नहीं पाते थे, सड़कें नहीं थी। अपनी सरकार की बात करते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार में सभी काम हमने करवाए हैं, हमने अपने काम में लगे हुए होते हैं और झूठे प्रचार में नहीं लगते। पहले हिंदू मुस्लिम में झंझट हुआ करते थे, अब हमने इसे शांत करवाया। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है, वो सब क्या किया है?
शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे, कहीं कोई सड़क था, आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए, अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है। हम तो राहुल गांधी आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। अब इस बार अपने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को पत्र भेजकर वो सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन पर इमरान प्रतापगढ़ी को धन्यवाद ज्ञापित किया। राहुल गांधी ने लिखा कि अन्याय किस प्रकार घृणा को जन्म देता है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा। अविश्वास की आड़ में बीजेपी ने विभाजक कार्यसूची को अपनाया। हमारी न्याय की गारंटी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि इमरान प्रतापगढ़ी न्यायपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। राहुल गांधी के पत्र मिलने से इमरान के गांव में समर्थन गदगद हो गए। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष दानिश माबूद ने भी राहुल गांधी का आभार जताया है। अगली खबर मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र से है, जहां एक पीड़ित परिवार आज कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठ गया। आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार के बाबा ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी परिवार के लोगों को पैसे वापस कर दिए। फिर भी आरोपी आए दिन पैसे देने की बात करते हैं। हद तो तब हो गई जब जिसने परेशान होकर परिवार धरने पर बैठे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। थाना दिवस में 2 बार थाना दिवस में दे चुके हैं, 6 बार तहसील दिवस में दे चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। देखते रहिए TV 27 न्यूज।